हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शालू जौहरी और हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट का जो पेपर सेकंड है एजुकेशन। आज जो हम लोग यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो है यूनिट 9। आप लोगों के जो आप लोग चाहते थे कि मैं यूनिट 9 या यूनिट 3 या यूनिट 7 में से कोई एक यूनिट करवाऊँ, मुझे पता है, लेकिन अभी जो है हम लोग यूनिट 9 कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में जो है यूनिट 3 या यूनिट 7 में से कोई सी भी एक यूनिट जो है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। तो यूनिट 9 जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड है आपकी, जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन एवं नेतृत्व, एजुकेशन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। तो इसका जो पार्ट ए है उसमें क्या क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि एजुकेशन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका मीनिंग क्या है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग क्या है, पोस्ट कॉर्प क्या है, सीपीएम और पर्ट को देखना है। उसके अलावा प्रबंधन जो है उसको एक प्रणाली या सिस्टम के रूप में जानना है, स्वॉट एनालिसिस देखना है, टेलरवाद देखना है, और मैनेजमेंट को जो है एक प्रोसेस या एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एक प्रोसेस प्रक्रिया के रूप में देखना। उसके अलावा इसमें दे रखा है कि अधिकारी तंत्र के रूप में प्रशासन के प्रति मानव संबंधित उपागम, इसमें कुछ अप्रोचेस दे रखी हैं, जैसे मानव संबंध उपागम है, संगठनात्मक अनुपालन है, संगठनात्मक विकास है, संगठनात्मक वातावरण है। तो ये है हमारा यूनिट 9 का जो पार्ट ए है। तो चलिए हमारा पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, हर किसी को पता है। मैनेजमेंट नॉर्मली भी हम जो है जनरली अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। थोड़ा छोटी छोटी चीज को मैनेज करना, घर में कोई फंक्शन है उसको मैनेज करना, अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करना, पढ़ाई के साथ में अपनी जॉब मैनेज करना, ये सब चीजें क्या है, मैनेजमेंट का ही तो काम है, या मैनेजमेंट का ही रूप हम लोग कह सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है, और उसमें भी हम लोगों को देखना है कि एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि मैनेजमेंट या प्रबंध क्या होता है। तो इसमें जो है मेन जो है मुख्य रूप से 3 चीजों को शामिल किया गया है। प्लानिंग करना यानी कि योजना बनाना, उसको डायरेक्शन करना यानी दिशा निर्देश देना, और कंट्रोल करना यानी कि नियंत्रण करना। यानी योजना बनाना, डायरेक्शन देना और उसको कंट्रोल करना, ये 3 चीजें इसमें शामिल की जाएगी। लेकिन ये 3 चीजें किसके लिए जाएंगी, तो हमारे पास हमारी संस्था में जितने भी मानव और भौतिक संसाधन है, जो भी हमारे पास मानवीय संसाधन है, मानवीय संसाधन में कौन आते हैं, आप आते हैं, हम आते हैं। अगर हम स्कूल की बात करें, एजुकेशन मैनेजमेंट की बात करें, तो हमारे जितने भी टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, ये सब क्या है, ये मानव संसाधन है, स्टूडेंट है। तो और जितने भी हमारे पास हमारे मानव संसाधन उपलब्ध हैं और जितने भी भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं, भौतिक संसाधन कौन से होते हैं, बिल्डिंग हो गई, लैब हो गई, लाइब्रेरी हो गई, ये सब क्या है, ये भौतिक संसाधन है। तो जितने भी मानव संसाधन और जितने भी भौतिक संसाधन होते हैं, उन सभी का क्या करना, उनको प्लान करना यानी उनकी योजना बनाना, उनका दिशा निर्देश करना और उनको नियंत्रण करना, ये सब क्या आता है, ये प्रबंध के अंतर्गत आता है। तो ये सब क्यों किया जाता है कि किसी भी मानव संसाधन और भौतिक संसाधन की प्लानिंग, डायरेक्शन का कंट्रोल करना, जिससे कि हमारा जो लक्ष्य है, हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी हमने अपना एम निर्धारित किया है, उसको हम लोग जो है प्राप्त कर सकें, ये प्रोसेस को अपना करके। तो प्रबंध का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव और भौतिक संसाधनों का जो है प्लानिंग, डायरेक्शन और कंट्रोल करना, जिससे कि हमने जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकें प्रभावपूर्ण तरीके से, दक्षतापूर्ण तरीके से, जो है हम अपने उद्देश्यों की जो है हम लोग प्राप्ति कर सकें। तो ये है कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें एजुकेशन मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये सब चीजें जब एजुकेशन के क्षेत्र में की जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में की जाती है, तो वो क्या हो जाता है, एजुकेशन मैनेजमेंट हो जाता है। तो यानी कि मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, मैंने अभी आपको बताया कि जो भी हमारे स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट, वो सब क्या है, वो मानव संसाधन में है। तो उन मानव संसाधनों का भौतिक संसाधन यानी हमारी शिक्षा की जो इंस्टीट्यूशन, जो बिल्डिंग हुई, जो लाइब्रेरी हुई, ठीक है, लैब हुई, प्लेग्राउंड हुआ, ये सब क्या है, ये भौतिक संसाधन है। तो मानव संसाधन और भौतिक संसाधन जो कि शिक्षा से संबंधित है, उनको प्लान करना, उनको डायरेक्ट करना और उनको कंट्रोल करना, किस हिसाब से कि हम अपने शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, उनको, शिक्षा के लक्ष्य को जो है हम लोग प्राप्त कर सके। तो शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रख करके इन सब चीजों को प्लान, डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है, जिससे प्रभावपूर्ण तरीके से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। तो ये है मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है।
कि मानव संसाधन और भौतिक संसाधन, बस ये पता होना चाहिए कि मानव संसाधन और भौतिक संसाधन क्या होते हैं। तो जितने भी मानव संसाधन है, जितने भी भौतिक संसाधन है, उन सबको प्लान, डायरेक्ट और कंट्रोल करना, जिससे कि हम अपने शिक्षा के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर सकें। और ये सब किसके आधार पर रहते हैं कि जो भी हमारे शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रख करके प्लान किया जाता है, उनको डायरेक्ट किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैनेजमेंट। एक बार फिर से एक लाइन में बता देती हूँ कि शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास जितने भी मानवीय संसाधन है और जितने भी भौतिक संसाधन है उन सबको प्लान करना, उन सबको डायरेक्ट करना, उन सबको कंट्रोल करना, कि जिससे कि हम हमारे शिक्षा का जो लक्ष्य है, हमने अपना मेन एम क्या रखा है, उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सके। वही क्या कहलाता है, वही मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है। बहुत सी डेफिनेशन अगर आप लोग नेट पे जाकर के सर्च करोगे तो मैनेजमेंट के बारे में बहुत सी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट बता दिया है कि मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा डीपनेस को समझने की जरूरत भी नहीं है। अब बात आती है कि हमारे जो प्रबंध है, प्रबंध के क्या क्या कार्य होते हैं। तो जैसा भी 3 कार्य हम लोगों ने पहले देख लिए कि जो भी मानव संसाधन है, जो भी भौतिक संसाधन है, उनको प्लान करना, उनको डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना। उसके अलावा जो है कुछ और काम है प्रबंध के, उसके अंतर्गत आता है, सबसे पहले आता है प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, और कंट्रोल। तो ये मुख्य कार्य है प्रबंध के अंतर्गत कि अगर हम कुछ भी हमारा जो लक्ष्य है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम क्या करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होती है, हमें योजना बनानी होती है किस तरीके से जो है हम लोग काम को करेंगे। हम अपने घर में भी अगर कोई फंक्शन होता है, कोई शादी होती है, तो हम लोग उसको प्लान करते हैं कि किस तरीके से हम लोग चीजें रखेंगे, कौन सी डेट को क्या फंक्शन होगा, क्या थीम रहेगी, इस तरीके से हम लोग चीजें प्लान करते हैं। उसी तरीके से अगर हम एजुकेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारी शिक्षा का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के आधार पर हमको सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है, यानी कि योजना बनानी होती है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि संगठन। संगठन किसका करना, जितने भी मानव और भौतिक संसाधन है उनको संगठित करना, उनको एकत्रित करना। अगर मान लीजिए हमें कोई स्कूल खोलना है तो सबसे पहले हमें स्टाफ की जरूरत होगी, बच्चों की जरूरत होगी। तो ये सब क्या है, ये मानव संसाधन, यानी कि जितने भी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट, उन सबको ऑर्गेनाइज करना। उसके अलावा जो हमारा मटेरियलिस्टिक जो रिसोर्सेज है, जिसमें क्या आता है, हमारी बिल्डिंग आ गई, हमारा प्ले ग्राउंड, लैब, लाइब्रेरी, ये सब चीजें क्या है, ये भौतिक संसाधन के अंतर्गत है। तो जितने भी मानव संसाधन और जितने भौतिक संसाधन है उन सबको एकत्रित करना, उन सबका संगठन करना, ऑर्गेनाइजिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संगठन करना। तो सबसे पहले हम लोग प्लानिंग करेंगे, हम लोग योजना बनाएंगे कि क्या कौन सी चीज किस तरीके से की जाएगी। उसके बाद में हम लोग संगठन करेंगे, और संगठन किसका होगा, जितने भी मानव और भौतिक संसाधन है उनका संगठन करना। उसके बाद आता है स्टाफिंग। तो हमने एकत्रित तो कर लिया, उनको संगठन तो कर लिया, अब हमें उसमें से नियुक्त करना पड़ेगा। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, नियुक्तिकरण करना, यानी कि जो स्टाफ, जो टीचर हमको सही लग रहे हैं, जिन्हें हम नियुक्त करना चाहते हैं अपने शिक्षा, जो हमने प्लान किया है उसके अंदर हम चाहते हैं कि वो भाग ले, तो हम क्या करेंगे, जिसको हम नियुक्त करना चाहते हैं उन सबकी स्टाफिंग करेंगे या नियुक्तिकरण करेंगे। उसके बाद आता है डायरेक्शन।
प्लान हो गया, मानव और भौतिक संसाधन को एकत्रित कर लिया, उनका संगठन कर लिया, जिसमें से जिन संसाधनों की हमको आवश्यकता है उनकी नियुक्ति कर ली। उसके बाद आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा निर्देश देना। जब हमने चुना है, जो हमने स्टाफिंग की, अब हमें उन संसाधनों को जो है डायरेक्ट करना है, डायरेक्शन देना है, किस प्रकार से काम को हमें करना है। तो क्या होगा, डायरेक्शन दिया जाएगा उन व्यक्तियों को, उन संसाधनों को जिन्हें हमने नियुक्त किया है। उसके अलावा आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय करना। तो जितने भी मानव संसाधन, भौतिक संसाधन, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना, समन्वय बिठाना। तो एकदम जो है एक इस तरीके से उनमें समन्वय बिठाया जाए कि वो दोनों जो है एक साथ मिलकर के काम करें और अपने जो शिक्षा का लक्ष्य है उसको हम लोग प्राप्त कर सकें। तो कोऑर्डिनेशन करना या समन्वय बिठाना। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। जब हम समन्वित कर लेंगे तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उस पर नियंत्रण करेंगे, उस पर ध्यान देंगे कि जिस तरीके से हमने चीजें प्लान की हैं उसी तरीके से चीजें आगे की तरफ जाए, कोई उसमें बीच में कोई जो है प्रॉब्लम ना हो, उसको जो है कंट्रोल किया जाएगा, उसका नियंत्रण किया जाएगा। तो ये है प्रबंध के कार्य, मैनेजमेंट क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हम उसको प्लान करेंगे, उसको ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, इसमें मानव संसाधन, भौतिक संसाधन जो है उसका हम लोग संगठन करेंगे। जिन संसाधनों की हमें आवश्यकता है उन संसाधनों का नियुक्तिकरण किया जाएगा। उसके बाद में उनको डायरेक्शन यानी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, समन्वय किया जाएगा, जिससे एक साथ मिलकर के जो है तालमेल बिठा करके जो है काम किया जा सके। उसके बाद में जो है कंट्रोल किया जाएगा या नियंत्रण किया जाएगा। इसमें एक लाइन है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप। तो क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है और साइंस है, यानी एक कला है और उसी के साथ साथ क्या है, एक विज्ञान है। किस चीज का, निर्णय लेने का और नेतृत्व करने की जो है एक कला और विज्ञान ही क्या है, मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये भी आप याद रखोगे तो इससे भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट होगा। तो ये हो गया प्रबंध के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, निर्णय लेने के बाद में नेतृत्व करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या हुआ, एक ऐसी कला है, इसमें आर्ट भी कहते हैं और इसको साइंस भी कहते हैं, क्योंकि ये कला है, ये हर किसी के पास में नहीं होती, हर कोई व्यक्ति मैनेज नहीं कर सकता। एक उसको अगर ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको प्रशिक्षित किया जाएगा, उसके बाद में वो कर सकता है। पर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें वो चीजें गॉड गिफ्टेड होती है। तो ये क्या है, एक कला है और साइंस, क्योंकि एक सिस्टमैटिक तरीके से हम इसे करते हैं। एक सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है, स्टेप होते हैं, उन स्टेप से गुजर करके जो है हम लोग इस प्रोसेस को अपनाते हैं। तो ये क्या है, एक आर्ट है, ये एक साइंस है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं और नेतृत्व करते हैं। तो ये है मैनेजमेंट। तो हम लोगों ने देख लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंध क्या होता है, प्रबंध के क्या कार्य होते हैं। तो प्रबंध और शैक्षिक प्रबंध यानी कि अगर जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, जब वो एजुकेशन के फील्ड में किया जाता है तो वही क्या हो जाता है, वही एजुकेशन मैनेजमेंट हो जाता है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं कि वो कौन कौन से सिद्धांत है वो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद रखने वाले हैं। सिद्धांत या जैसे प्रिंसिपल्स हम लोग इसको कह सकते हैं। श्रम विभाजन का सबसे पहले सिद्धांत मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता रही हूँ। श्रम विभाजन का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जो काम है, जितना भी वर्क है उसको बांट देना, उसका विभाजन कर देना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, यानी कि लोगों में जो है श्रम का विभाजन कर देना। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति को जो है सारा काम सौंप रखा है, एक ही व्यक्ति सारा काम कर रहा है, उसी के ऊपर सारा भार है। श्रम का विभाजन कर देना, श्रम को जो है बांट देना, विभाजित कर देना। इसके अलावा है उत्तरदायित्व एवं अधिकार का सिद्धांत। उत्तरदायित्व एवं अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट। मतलब अगर आपको उत्तरदायित्व दिए गए हैं, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आपको राइट्स भी दिए जाने चाहिए। अगर आपको किसी चीज में करने की जिम्मेदारी दी गई है तो आपके पास अधिकार भी होने चाहिए। तो ये और अगर आपके पास अधिकार है तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी होनी चाहिए। तो ये कहता है उत्तरदायित्व अधिकार का सिद्धांत कि अगर मैनेजमेंट के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कोई
रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, कुछ उत्तरदायित्व दिए गए हैं, तो उस व्यक्ति को अधिकार भी दिए जाने चाहिए, जिससे क्या होगा, उसके पास कुछ राइट होंगे तो अपने काम को और ज्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा। और अगर किसी व्यक्ति को सिर्फ अधिकार ही अधिकार दे दिए जाएंगे तो उसका गलत उपयोग करेगा, तो उसको अधिकार के साथ में जो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिलनी चाहिए। आदेश में निर्देश की एकता। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई अगर वर्कर है, वो काम कर रहा है, तो उसको जो आदेश है, जो ऑर्डर जो मिलने चाहिए, जो इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए, वो एक बार में एक ही व्यक्ति से मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति है और उसका जो पूरा स्टाफ है वो उसको ऑर्डर दे रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो व्यक्ति काम कैसे कर पाएगा। तो एक समय में एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति के माध्यम द्वारा जो है आदेश और निर्देश मिलने चाहिए। उसके अलावा है पारिश्रमिक का सिद्धांत कि व्यक्ति जो भी काम करता है उसको उसके अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए, पारिश्रमिक मिलना चाहिए। समानता का सिद्धांत, सभी को समानता मिलनी चाहिए, इक्वलिटी। अनुशासन, जो भी काम होना चाहिए वो डिसिप्लिन के अंतर्गत रह करके होना चाहिए, अनुशासन। नेतृत्व, सहभागिता, कोई नेता होना चाहिए जो लीड करे सभी काम को, जो है कोई नेता होना चाहिए जो लीड करे, तो नेतृत्व होना चाहिए। उसके अलावा क्या होती है, सहभागिता होनी चाहिए, सभी लोग जो है आपस में मिलकर के काम करें। तो ये कुछ इसके सिद्धांत है, श्रम विभाजन, उत्तरदायित्व एवं अधिकार का सिद्धांत, आदेश और निर्देश की एकता का सिद्धांत, पारिश्रमिक का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत, और ये बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है इसमें। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को और देखना है तो आप लोग सर्च कर सकते हैं, इजीली आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध है, उसके क्या क्या सिद्धांत या प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो हमने समझ लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंध क्या होता है, एजुकेशन मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंध क्या होता है, शैक्षिक प्रबंध के क्या कार्य हैं और शैक्षिक प्रबंध के क्या सिद्धांत है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। अब हम लोग प्रशासन को समझेंगे। तो एक छोटा सा डिफरेंस कर लेते हैं हम लोग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में, तो क्या इजीली समझ में आ जाएगा कि प्रशासन और प्रबंध में अंतर है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। तो इसका जो है हम लोग एक डिफरेंस कर लेते हैं, प्रशासन और प्रबंध, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। तो प्रबंध क्या, सबसे पहले प्रशासन देखते हैं कि प्रशासन क्या होता है। कि हमारे जो भी शिक्षा से हम लोग एजुकेशन से रिलेट करके चल रहे हैं कि एजुकेशन के जो भी उद्देश्य होंगे, जो भी नीतियां होंगी, उनको निर्धारित करना, उनको बनाना या उनको निर्धारित करना। तो मैं प्रशासन क्या है, उद्देश्य व नीतियों का निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या है, प्रशासन कहलाती है। जो भी हमारे शैक्षिक उद्देश्य होंगे, जो भी पॉलिसीज होंगी एजुकेशन से संबंधित, उनको निर्धारित करने का काम किसके अंतर्गत किया जाता है, प्रशासन के अंतर्गत। और जो ये नीतियां निर्धारित की गई हैं, जो नीतियां बनाई गई हैं, उसको लागू किसके अंतर्गत किया जाता है, प्रबंध के अंतर्गत उसको लागू किया जाता है। तो लागू करने की प्रक्रिया प्रबंध के अंतर्गत आती है, निर्धारित करने की प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है, प्रशासन के अंतर्गत आती है। उसके अलावा जो प्रशासन होता है वो सर्वोच्च स्तर पे होता है। प्रशासन जो होगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा, वो कौन सा होगा, हाई लेवल पे होगा, उच्च स्तर पे होगा। जबकि जो मैनेजमेंट होगा वो मध्यम या तो मिडिल लेवल पे होगा या फिर निचले लेवल पे, लो लेवल पे होगा।
तो इसका स्तर कैसा होता है, इसका स्तर सर्वोच्च स्तर होता है, हाई लेवल होता है। जो भी शिक्षा के हाई लेवल जो अथॉरिटीज होती हैं वो प्रशासन के अंतर्गत आती हैं, और जो मैनेजमेंट होता है वो मध्य लेवल पर होता है, या फिर निचले लेवल पर या लो लेवल पर होता है। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंस ये हम देख सकते हैं कि जो प्रशासन होता है उसके अंतर्गत ये आएगा कि क्या किया जाएगा, मतलब कि हमारे लक्ष्य क्या होंगे, हमारे उद्देश्य क्या होंगे, क्या किया जाएगा, ये सवाल आता है इसके अंतर्गत कि क्या किया जाएगा, मतलब लक्ष्य क्या होंगे। और प्रबंध क्या कहता है कि कौन करेगा और कैसे किया जाएगा। तो कौन करेगा, जो मैनेजर होगा, जो प्रबंधक होगा वो करेगा। तो ये है प्रशासन और प्रबंधन के अंतर्गत बहुत छोटा सा डिफरेंस कि ये उद्देश्य और नीतियों को निर्धारण करने का काम करता है। इसके अंदर हम चीजों को निर्धारित करते हैं, और इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो चीजें निर्धारित की गई है उनको लागू करने का हम काम यहाँ पर करते हैं। अगर हमने शिक्षा से संबंधित कोई भी नीति बनाई है तो वो नीति बनी किसके अंतर्गत है, वो प्रशासन के अंतर्गत बनी है। जब हम उसको लागू करने का प्रोसेस अपनाएंगे तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वो प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। कि हम अगर हम उस चीज को लागू करने सबसे पहले लागू करने की प्लानिंग करेंगे, उसके बाद हम उसका ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, उसके बाद हम उसका स्टाफिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, सब किसके अंतर्गत आएगा, ये मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये सर्वोच्च स्तर होता है, हाई अथॉरिटी को जो है प्रदर्शित करता है, वो जो मीडियम लेवल है या लो लेवल है उसको दर्शाता है। क्या किया जाएगा, यानी कि हमारे लक्ष्य क्या होंगे, क्या करना है हमें, मेन बात क्या है, सवाल क्या है कि हमको क्या करना है, और कौन करेगा वो किसके अंतर्गत आएगा, वो प्रबंध के अंतर्गत आएगा। तो प्रशासन क्या है, प्रशासन जो है मिनिस्ट्री शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, सेवा करना। इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, सेवा करना। तो प्रशासन वह शक्ति है जो किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, जो भी हमने पहले से कुछ जैसे तो बताया कि उद्देश्यों नीतियों का निर्धारण किया जाएगा, तो जितने भी हमने पूर्ण हमारे उद्देश्य उनकी पूर्ति है तो हम लोग क्या करते हैं, संगठन का नेतृत्व करते हैं, यानी उसको लीड करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं और उसका निर्देशन करते हैं। प्रशासन के अंतर्गत क्या शामिल आता है, किया जाता है, प्रशासन के अंदर क्या शामिल है, जो भी हमारे पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं, जो भी हमने अपने उद्देश्यों को निर्धारित किया है, ठीक है, उनका क्या करना, उनको नेतृत्व करना, उनका पथ प्रदर्शन करना और उनका निर्देशन करना, डायरेक्शन करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये प्रशासन के अंतर्गत आता है। देखने में प्रशासन और प्रबंध जो है दोनों सेम से लगते हैं, हम एकदम से डिफरेंस नहीं कर पाते, लेकिन इसके अंतर्गत डिफरेंस होता है। तो बेसिकली समझने वाली बात ये है कि जो भी हम चीजें निर्धारित करेंगे, जो भी हम अपने उद्देश्य बनाएंगे, जो भी हम नीतियां बनाएंगे, वो सब किस में आएंगी, वो प्रशासन में आएंगी। और जो भी हम उनको लागू करेंगे किस तरीके से हमको काम करना है, वो किसके अंतर्गत आएगा, वो प्रबंध के अंतर्गत आएगा। तो ये बेसिकली इसके अंतर्गत डिफरेंस होता है। तो ये हो गया कि प्रशासन क्या होता है। अब एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, शैक्षिक प्रशासन, जो सब चीजें एजुकेशन के अंतर्गत होती है, अगर यही सब चीजें कि कोई शिक्षा में हमारे कोई लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तो उनका नेतृत्व करना, उनका पथ प्रदर्शन करना और उनका निर्देशन करना क्या कहलाता है, शैक्षिक प्रशासन कहलाता है। अब इसके फंक्शंस क्या है, शैक्षिक प्रशासन जो है उसके क्या कार्य हैं, जैसे हमने मैनेजमेंट के कार्य पढ़े थे 6, उसी प्रकार से इसके क्या क्या कार्य हैं। तो मिलते जुलते कार्य हैं काफी, इसलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं इसमें। सबसे पहले इसमें भी प्लानिंग है, डायरेक्टिंग, ये हम लोगों ने मैनेजमेंट में पढ़ना था, कोऑर्डिनेटिंग, सुपरविजन किया, कंट्रोल किया जाएगा, ये काम और यहाँ पर इवेल्युएट किया जाएगा। मैनेजमेंट में 6 काम थे, यहाँ पर 7 काम है।
जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, यहाँ तक हमने समझा सुपरविजन करना है, यानी हम उसको सुपरवाइज करेंगे। एक तरीके से हम लोग यही कर सकते हैं कि हम उसको देखेंगे कि जिस तरीके से हमने चीजें निर्धारित की थी उस तरीके से हो रही है या नहीं, सुपरवाइजन करना, उसका कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, और लास्ट में हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि जो हमने सोचा था उस प्रकार से चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही है। जो मैनेजमेंट होता है वो प्रशासन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। हम प्रशासन एक बड़ी, हम लोग कह सकते हैं जो प्रशासन का जो लेवल होता है वो काफी बड़ा होता है, विस्तृत होता है, उसका जो क्षेत्र होता है प्रशासन का वो विस्तृत क्षेत्र होता है, और प्रशासन के अंतर्गत ही जो है प्रबंध को शामिल किया जाता है। इसलिए जो है दोनों के अगर आप काम देखेंगे तो मिलते जुलते ही है, एक दो जो है जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। उसके अलावा जो है प्रशासन प्रबंध एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। तो प्रशासन का क्षेत्र बड़ा है और मैनेजमेंट का क्षेत्र जो है छोटा है। मैनेजमेंट जो है छोटे शब्द के रूप में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो प्रशासन के अंतर्गत ही जो है प्रबंध को शामिल किया जाता है। तो इसका अंतर्गत चेंज क्या है कि हम लोग लास्ट में जो है इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि जो चीजें हमने जैसे सोची थी वो उस प्रकार से हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये है कि मैंने जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन तो कौन कौन से काम होते हैं, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कोऑर्डिनेटिंग हो गया, सुपरवाइजिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, और लास्ट में हो गया इवेल्युएटिंग, यानी कि उसका मूल्यांकन करना, योजना बनाना, संगठन करना, दिशा निर्देश देना, समन्वय करना, इसको क्या कहते हैं, पर्यवेक्षण, कंट्रोल करना और मूल्यांकन करना। तो ये हो गए कि कौन कौन से कार्य होते हैं, प्रशासन के कार्य हम लोगों ने देख लिए। तो ये है हमारे सिद्धांत, एजुकेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ सिद्धांत जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। तो एजुकेशन मैनेजमेंट सबसे पहले है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इसका पहला सिद्धांत क्या है, लोकतांत्रिक नेतृत्व, यानी कि अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन करते हैं तो उसमें किस प्रकार के नेतृत्व को शामिल किया जाता है, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक, यानी सभी लोगों को जो है ध्यान में रख करके जो है हम लोगों को नीतियां, उद्देश्य सबका निर्माण करना चाहिए। तो लोकतंत्रात्मक नेतृत्व जो है इसका प्रथम सिद्धांत होता है कि सभी लोगों को ध्यान में रख करके उद्देश्य नीतियों का निर्धारण करना। दूसरा भी कोऑपरेशन, सभी लोगों का सहयोग लेना, ऐसे नहीं कि अकेले बैठ गए और सभी उद्देश्य नीतियां बना दी अपने अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं, सभी लोगों का सहयोग लेना, उनसे जानना कि उनके क्या विचार है। साइंटिफिक मेथड, एक ऐसा मेथड है, साइंटिफिक मेथड है, साइंस एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है, जिस प्रकार साइंस जो है सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है उसी प्रकार से इसमें भी जो है साइंटिफिक मेथड का जो है यूज करके हमको अपने उद्देश्यों का, नीतियों का निर्धारण करना है। कोऑर्डिनेशन, सभी लोगों को समन्वित करना है, तालमेल बिठाना है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए कि अगर प्रशासन में कोई उद्देश्य नीतियां निर्धारित की गई है तो अगर जरूरत पड़ती है उसमें चेंज करने की तो उसमें इतना लचीलापन होना चाहिए कि हम उसे इजीली जो है चेंज कर सके। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। और इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन, यानी अंत में क्या करना चाहिए, हमको मूल्यांकन करना चाहिए, हमको इवेल्युएट करना चाहिए कि जिस प्रकार से हमने जो सोचा था उस प्रकार से वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये है प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, कोऑपरेशन, साइंटिफिक मेथड, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी और इवेल्युएशन। तो हम लोगों ने शैक्षिक प्रबंध और प्रशासन को समझ लिया, उनके अर्थ को, सिद्धांत को, कार्य को समझ लिया। मैं तो आप सबको ही पता है कि क्या इंपॉर्टेंस होगी, तो इसको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगला है हमारा संस्थानिक निर्माण या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, संस्थानिक निर्माण का मतलब क्या होता है। तो संस्थानिक निर्माण से इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग से अगर हम लोग एक बार इसका शब्द देखते हैं तो हमको यही समझ में आता है कि अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो जो भी एजुकेशन की जो बिल्डिंग होगी, तो ये बिल्डिंग होगी जहाँ पर वो संस्था काम करेगी, जो टीचर हैं, जो बच्चे हैं वहाँ पढ़ेंगे, टीचर उनको पढ़ाएंगे, तो जो वो बिल्डिंग होगी वही क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग होती है। हम लोग ऐसा सोचेंगे सिर्फ नाम से, लेकिन ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग का सिर्फ अर्थ यही नहीं है कि जो ढांचा है, जो बिल्डिंग है, सिर्फ वही इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंतर्गत नहीं आती। तो क्या है संस्थानिक निर्माण, तो जब भी हम कोई संस्था बनाते हैं, जब भी हम किसी इंस्टीट्यूशन का जो है निर्माण करते हैं, मान लीजिए अगर हमें शिक्षा के क्षेत्र में ही हम जो है इंस्टीट्यूशन का निर्माण करना चाहते हैं, संस्था का निर्माण करना चाहते हैं, तो हम ये देखेंगे कि अगर हम उसका निर्माण करते हैं तो हम किन किन चीजों को ध्यान में रखें, किन चीजों को ध्यान में रख करके जो है संस्था का निर्माण किया जाए, इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाए, जिससे कि
हमारा जो आउटकम हो, जो है परिणाम मिले, वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो संस्थानिक निर्माण क्या होता है कि जब भी हम किसी संस्था का निर्माण करते हैं तो हम किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं कि जिससे कि हमारे जो आउटकम है, जो भी हमारे परिणाम है, वो ज्यादा से ज्यादा निकल करके आए। तो अब हमें इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग किसके शिक्षा के क्षेत्र में बात करनी है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब हम इंस्टीट्यूशनल किसी भी संस्था का निर्माण करते हैं तो हम क्या सोचेंगे कि हम इस प्रकार से संस्था का निर्माण करें कि जिससे जो हमारे आउटकम है वो ज्यादा से ज्यादा निकल करके आए, हमारे परिणाम ज्यादा से ज्यादा निकल करके आए। इस तरीके से वातावरण दे बच्चों को कि लर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो सके, हम अपने स्टाफ को, हमें अपने टीचर्स को इतनी फैसिलिटीज दे सके जिससे कि वो है हमारी संस्था में रुके रह सके। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये होता है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, ठीक है, क्या क्या संसाधन हमारे पास अवेलेबल है, उन संसाधनों को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, हमारा एनवायरनमेंट किस तरीके का है, हमको किस प्रकार का एनवायरनमेंट देना है। उसके अलावा हम देखेंगे कि अगर हम किसी संस्था का निर्माण करते हैं, जिस जगह हम उस संस्था का निर्माण करते हैं तो वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की लोकेलिटी कैसी है, वहाँ की संस्कृति किस प्रकार की है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, सामाजिक संरचना किस प्रकार की है। तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास रिसोर्सेज देखेंगे, हमारे पास संसाधन हम लोग देखेंगे, भौतिक संसाधन जो भी है या जो मानवीय संसाधन सबको हम लोग देखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि वातावरण, एनवायरनमेंट हम लोग देखेंगे कि वातावरण किस प्रकार का है, कल्चर किस प्रकार का है, क्योंकि हमें अगर हम किसी ऐसे क्षेत्र में जो है अपने शिक्षा की संस्था को हम स्थापित करना चाहते हैं तो हमें वहाँ की संस्कृति देखनी पड़ेगी, कल्चर को समझना पड़ेगा और उसी के आधार पर जो है हम लोग अपनी संस्था का निर्माण करेंगे। तो हम लोग कल्चर देखेंगे। उसके अलावा हम लोग देखेंगे सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है वहाँ, सामाजिक संरचना को जो है हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से जो है इन सब चीजों को ध्यान में रख करके किसी एक संस्था का निर्माण करना, इंस्टीट्यूट का निर्माण करना, जिससे कि हमारे जो आउटकम है वो किस प्रकार के हों, हमारे आउटकम जो है ज्यादा से ज्यादा निकल करके आ सके। तो ये होता है संस्थानिक निर्माण। हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, हमारा मिशन क्या रहेगा, हमारे पास कितनी लैंड है, ये सब क्या है, स्टाफ को हम किस प्रकार से रिक्रूट करेंगे, स्टूडेंट को किस प्रकार से लेकर के आएंगे, एकेडमिक प्रोग्राम हमारे क्या रहेंगे, ठीक है, और को करिकुलर एक्टिविटीज हमारे स्कूल में, विद्यालय में क्या क्या रहेगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या रहेंगी। तो ये सब क्या है, ये इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की ही जो है भाग होते हैं कि हम बस ये देखते हैं कि एक संस्था बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई स्कूल खोलना है, कोई विद्यालय खोलना है, तो आप क्या क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि लैंड कहाँ मिलेगी, कहाँ हम लैंड ले जगह पर ले, जहाँ पर आसपास ज्यादा से ज्यादा बस्ती से वहाँ के जो बच्चे हैं वो हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए आ सके। आप अपना अच्छे से अच्छा स्टाफ रिक्रूट करेंगे, अपना जो है अच्छे से अच्छे जो है बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। तो ये सब क्या है, ये क्या कहलाता है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कहलाता है। तो संस्थानिक निर्माण हम लोगों ने देख लिया। अगला जो है वो है पोस्ट फॉर्म। तो सबसे पहले तो हम लोग इसके फुल फॉर्म जानते हैं। पी का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, मतलब होता है बजटिंग। तो पोस्ट कॉर्प ये जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था लुथियन बुलेट के द्वारा। लुथियन बुलेट में जो है पोस्ट कॉर्प सिद्धांत में दिया गया था, जिसके अंतर्गत हम ये संस्था में अपने उसके लक्ष्यों को हम प्राप्त कर देते तो हम ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को अपना सकते हैं। तो पी का मतलब होता है प्लानिंग,
यानी कि योजना बनाना सबसे पहले, उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन करना मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों का, उसके बाद में स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण करना। मैंने आपको बताया था कि जो है जिस स्टाफ की हमको आवश्यकता, जिन संसाधनों की हमको आवश्यकता, उसको हम क्या करेंगे, उसकी नियुक्ति करेंगे, स्टाफिंग करेंगे। डायरेक्शन करना, दिशा निर्देश देना, जो भी हमारे संगठन, जो भी हमारे संसाधन है उनको डायरेक्ट करना। उसके बाद में क्या है, कोऑर्डिनेटिंग करना, मानवीय संसाधनों और भौतिक संसाधनों में तालमेल बिठाना, कोऑर्डिनेशन बिठाना। रिपोर्टिंग करना, उसके बाद में क्या है, प्रतिवेदन तैयार करना, एक रिपोर्ट तैयार करना कि जो भी काम किया गया है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना। और लास्ट में जो हमारा काम है उसके लिए बजट तैयार करना कि जो भी हमारा प्रोसेस रहेगा उसके लिए हमें कितने बजट की आवश्यकता है, तो बजटिंग का निर्माण करना। तो ये है कॉस्ट कर्व का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और बजटिंग करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान होने जरूरी है कि पी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हमें ये देखना है कि लिखित मूल्य के द्वारा दिया गया था और क्या है, एक प्रोसेस है जिसके इसके आधार पर चल करके हम जो संस्था में एजुकेशन में मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं। तो किसी भी शैक्षिक संस्थान में शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का कार्य इस सिद्धांत से गुजर करके हम लोग कर सकते हैं। तो पहला दिया है पोस्ट कॉल, उसके तो पोस्ट कॉल हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसके अलावा सीपीएम और पर्ट भी दिया है, तो वो जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिन से, अभी भी ठीक नहीं है, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगी एक बार में। मैं धीरे धीरे आप लोगों का जो है कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। ओके, थैंक यू।